हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्रिप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों में मौर्य वंश को। इससे पहले दोस्तों हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आप सभी को ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कवर कर रहे हैं मौर्य वंश को। और दोस्तों हमने मौर्य वंश को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से रखा है। आप सभी इजीली मौर्य वंश से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के ऊपर इससे पहले वीडियो बना ली है। उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप सभी वहां से इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर कर रहे हैं मौर्य वंश को। और दोस्तों हमने मौर्य वंश से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप रखा है। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को घनानंद के बारे में बताया था। और दोस्तों घनानंद बहुत ही क्रूर और घमंडी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करी और मगध की गद्दी पर आसीन हो गया। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर आसीन हुआ तो उसके बाद चाणक्य प्रधानमंत्री बना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करी थी और 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर है मूर। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूर और उनकी माता के नाम पर ही इनके वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि मौर्य वंश का नामकरण किसके आधार पर हुआ था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की माता के नाम पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी हमारी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था। और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, मौर्य वंश कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। बात करें दोस्तों इसके फाउंडर की, इसका फाउंडर कौन था यहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसकी माता का क्या नाम था? मूर। और इनके ही नाम के आधार पर मौर्य वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो इस वंश का पहला शासक था उसका शासन कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंटों को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से थे? तो दोस्तों इसका आंसर है क्षत्रिय। देखिए दोस्तों, जैन और बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश के शासकों को क्षत्रिय माना गया है। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकारों के बीच में ये मतभेद है। कुछ तो ये मानते हैं कि जो मौर्य शासक थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन कुछ मानते हैं कि जो मौर्य शासक थे वो क्षुद्र थे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मतभेद है। लेकिन अगर बात करें जैन और बौद्ध ग्रंथों की, जो उस समय के सबसे बड़े स्रोत हुआ करते थे इतिहास को जानने के, तो इसके अनुसार दोस्तों जो मौर्य वंश के शासक थे सभी वो क्षत्रिय थे। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किन से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो दोस्तों इसका आंसर है भद्रबाहु। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, भद्रबाहु जो थे वो जैन भिक्षु थे और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म शिक्षा दी थी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है 305 ईसा पूर्व में। देखिए दोस्तों, सेल्यूकस जो था ये सिकंदर का सेनापति था और दोस्तों इसने 305 ईसा पूर्व में भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से पर आक्रमण किया, जिसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया। और उसके बाद दोस्तों सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई और उस संधि के माध्यम से ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। साथ में दोस्तों उस समय हिंदू कुश के जो कुछ राज्य थे वो यूनानी राजा सिकंदर के अंडर में थे, उनको भी दोस्तों सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा था और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है मेगास्थनीज। देखिए दोस्तों,
305 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हो गई थी। उसी के बाद दोस्तों सेल्यूकस ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और दोस्तों वो राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। देखिए दोस्तों इसका आंसर है सेंड्रोकोट्स। देखिए दोस्तों यूनान के कई सारे ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी विद्वानों ने क्या नाम दिया था? सेंड्रोकोट्स। ठीक है दोस्तों अब यहाँ से हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। इससे पहले दोस्तों अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया है। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पे बैठा, और दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर है अमित घात। और दोस्तों अमित घात का क्या अर्थ होता है? शत्रु का नाशक। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अमित घात का जो अर्थ है वो क्या है। तो दोस्तों क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है दोस्तों, और ये किसका नाम था? बिंदुसार का। अगला है दोस्तों, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में कहा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है सिंह सेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंह सेन। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों इसका आंसर है चाणक्य। देखिए दोस्तों चाणक्य जो था वो बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस समय भी यह प्रधानमंत्री था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार गद्दी पे बैठा तब भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और इसका आंसर है अमात्य। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, मौर्य वंश में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला है दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? तो दोस्तों इसका आंसर है डायमेकस। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया? डायमेकस। और दोस्तों बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? तो वो कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन दोनों ही पॉइंटों को याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा विदेशी राजदूत आया था, और बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा विदेशी राजदूत आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ से अब हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। और दोस्तों सम्राट अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र। इससे पहले दोस्तों अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पे बैठा, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। दोस्तों यहाँ पे क्रम वाइज याद रखिएगा चीज, और माइंड में सभी चीज़ों को रिलेट करते चलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पे बैठा, और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। बात करें दोस्तों पहले क्वेश्चन की, तो सम्राट अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अगला है दोस्तों, सम्राट अशोक को अभिलेखों में किस नाम की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है देवानंद प्रिय। देखिए दोस्तों अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखवाए थे, और दोस्तों इन अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक ने देवानंद की उपाधि धारण की हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए दोस्तों सबसे पहले 1750 में अशोक के अभिलेखों का पता लगाया गया। उसके बाद दोस्तों 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए दोस्तों 1750 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पता चला, और उसके बाद इसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, और दोनों पॉइंटों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो दोस्तों इसका आंसर है अशोक। अगला है दोस्तों, पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अशोक वर्धन। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना गया है? अशोक वर्धन के नाम से। अगला है दोस्तों, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? इसका आंसर है दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों कब किया था? 261 ईसा पूर्व में, और उसी से हमें पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा कि कलिंग पर आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका आंसर है तोसली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? तो दोस्तों इसका आंसर है उपगुप्त। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजत रंगनी के रचयिता हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है कलहण। देखिए दोस्तों, इस ग्रंथ में अशोक को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसका आंसर है अशोक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किसने कराई थी, अशोक ने। अगला है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर है बृहदत्त। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा मौर्य वंश खत्म होता है। मैं दोस्तों आप सभी को अशोक के बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। तो दोस्तों अशोक किसका बेटा था, बिंदुसार का। और दोस्तों कहते हैं कि बिंदुसार के 100 बेटे थे, उनमें से अशोक एक था। और बिंदुसार का जो सबसे बड़ा बेटा था वो था सुसीम। और बिंदुसार चाहता था कि मेरे बाद सुसीम मेरा उत्तराधिकारी बने, लेकिन दोस्तों सम्राट अशोक ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो खुद उत्तराधिकारी बने। इसके बाद दोस्तों इसने अपने 98 भाइयों की हत्या करी और खुद गद्दी पर बैठा। जिसके बाद दोस्तों इसने अपने सभी 98 भाइयों की हत्या कर दी, केवल अपना एक भाई छोड़ा, तिस्म। और दोस्तों वो जो तिस्म था वो आगे चल के श्रीलंका का राजा बना। और उस समय हम श्रीलंका को सिंघल के नाम से जानते थे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को पॉइंट बता रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी को स्टोरी के माध्यम से बता दिया है कि अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार के 100 बेटे थे, जिनमें से 98 बेटों की हत्या अशोक ने कर दी थी गद्दी पाने के लिए। केवल तिस्म को छोड़ा था और तिस्म आगे चल के सिंघल यानी कि श्रीलंका का राजा बना। ठीक है दोस्तों, और अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा, और वो कौन सा था, कलिंग, जिसमें वो विजयी भी रहा था। और कहते हैं दोस्तों कि उस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे, जिसको देखकर अशोक का मन व्यथित हो गया और उसने वहीं से ही युद्ध की नीति को छोड़ दिया। यानी कि उसने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि अशोक ने आजीवक धर्म को अपना लिया और उसी को अपनाकर वह आगे मृत्यु को प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को। दोस्तों यहाँ पे है रजत रंगनी के रचयिता कौन है, दोस्तों इसका आंसर है कलहण। अभी मैंने आप सभी को इसके बारे में आगे बताया था। अगला है दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, दोस्तों इसका आंसर है कौटिल्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये। अगला है दोस्तों, किस जैन ग्रंथ में मौर्य वंश का विवरण मिलता है, दोस्तों इसका आंसर है कल्पसूत्र। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप सभी जरूर याद रखिएगा कि मौर्य वंश का जो स्रोत है वो क्या है, जैन धर्म का कल्पसूत्र। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इनसे अलग दोस्तों जो अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख हैं, उनकी डिटेल मैं आप सभी को इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप सभी वहां से उन सभी को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी यह मेहनत आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा और मैंने जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताई हैं वो सभी चीज़ें आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।